नमस्कार स्टूडेंट्स, आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ आपका जो क्वेश्चन बैंक आया है, जिसमें भौतिकी का पेपर क्लास 12th का है। उसके जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हैं आपके पास, उन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का आज हम इस वीडियो के माध्यम से सॉल्यूशन देखेंगे। और ये इस वीडियो में देखेंगे किस प्रकार से आपको विभिन्न यूनिट्स में ऑब्जेक्टिव का निर्धारण किया गया, उनका क्या क्या आंसर सही आंसर रहेगा, साथ में आप किस तरीके से उनको सॉल्व करके आ सकते हैं और किस तरीके से आपसे वो पूछ सकते हैं। तो आपको सबसे पहले मैं बता दूं, ये आप जो वीडियो देख रहे हैं वो भौतिकी के बहुविकल्पीय प्रश्न जो है आपके उनसे संबंधित वीडियो है, जो कि पहली वीडियो है जिसमें कुछ गिने चुने आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो निर्धारित किए गए हैं वो मिलेंगे। फिर इसके बाद आपको पार्ट सेकंड मिलेगा, जिसमें से आपको पार्ट सेकंड में बाकी की जो यूनिट्स बचेंगी उसमें आपको विभिन्न प्रकार की ऑब्जेक्टिव का आंसर बता दिया जाएगा। तो इसके लिए आप सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे आपको विभिन्न आने वाली वीडियोस देखने के लिए नोटिफिकेशन प्राप्त हो, और साथ में बेल आइकन को भी दबाएं, जिससे आपको नोटिफिकेशन प्राप्त होता रहे। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम पहली यूनिट है आपके पास, उस यूनिट में आपको टोटल एक बहुविकल्पी प्रश्न, वो भी बहुविकल्पी प्रश्न में टिक मार्क वाला आना है। उसमें टिक मार्क वाला क्वेश्चन जो आएगा, तो उसमें आपको दो चैप्टर्स मिलेंगे इस यूनिट में, जिसमें से पहला चैप्टर आपके सामने जो है वो है विद्युत आवेश और क्षेत्र से संबंधित। इसमें विद्युत आवेश और क्षेत्र से संबंधित जितनी भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हैं उनको हम सॉल्व करेंगे इसमें। चलिए पहला ओटी लगाते हैं। इसमें लिखा हुआ है वायु में एकांक स्थित एकांक धनावेश से निकलने वाले संपूर्ण विद्युत फ्लक्स का मान कितना होता है। तो वायु से निकलने वाले संपूर्ण विद्युत फ्लक्स का मान 1/ε0 होता है। ठीक है ना। ये ऐसे भी समझ सकते हैं, जो आवेश होता है ना 1/ε0 टाइम्स होता है कुल फ्लक्स का। तो एक प्रकार से गॉस की प्रमेय जो होती है वो आपकी इसका आंसर बता देगी। ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका ε0, जिसे हम निर्वात की विद्युतशीलता कहते हैं, परमेबिलिटी ऑफ वैक्यूम। तो इसका यूनिट पूछी गई है, इसकी एसआई यूनिट क्या होती है। तो इसकी एसआई यूनिट आपकी हो जाएगी कूलम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर, मतलब कि थर्ड ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। चलिए अगला है विद्युत क्षेत्र का मात्रक क्या होता है। तो विद्युत क्षेत्र का मात्रक जो होता है न्यूटन प्रति कूलम होता है। इसका ऑप्शन नंबर सेकंड हो जाएगा। अच्छे से इन ऑडियो को नोट करते चलें, साथ में इनके सही आंसर्स को भी लिखते चलें। चलिए अगला है आपका, एक कूलम आवेश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है। मतलब कि आपका जो क्वांटमीकरण सिद्धांत होता है आवेश का, उसके आधार पर यदि आप देखेंगे तो आपको मिलेगा Q बराबर NE। मतलब आपको N की वैल्यू बताना है कि एक कूलम आवेश में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होती है। जब आप सॉल्व करेंगे तो आप देखेंगे कि एक कूलम आवेश में टोटल इलेक्ट्रॉन की संख्या होती है 6.25 × 1018। ठीक है। चलिए अगला है, बिंदु आवेश Q के कारण स्मॉल r दूरी पर विद्युत क्षेत्र E होगा, कितना होगा। तो जो विद्युत क्षेत्र E होता है किसी एक बिंदु आवेश के कारण, वो दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। मतलब कि इसका ऑप्शन नंबर आपका सेकंड ऑप्शन हो जाएगा, E अनुक्रमानुपाती 1/r²। यदि आपको इस बिंदु आवेश, मतलब एक बिंदु आवेश के अलावा यदि आपको एक विद्युत द्विध्रुव दिया होता, तो हमेशा ध्यान रखिए विद्युत द्विध्रुव दिया होता है तो ऑप्शन नंबर इसका 4 हो जाता। मतलब कि ऑप्शन नंबर आपका जो है 4, जिसमें लिखा हुआ है कि E अनुक्रमानुपाती है 1/r³ के, तो ये वाला आंसर हो जाता है। परंतु यहाँ पे लिखा है बिंदु आवेश, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो सेकंड वाला ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है ना। चलिए अगला आता है आवेश का बीमीय सूत्र। तो आवेश का बीमीय सूत्र आप जानते हैं, वो होता है, इसमें विद्युत धारा होती है और समय होता है। तो AT इसका आपका जो ऑप्शन हो जाएगा, थर्ड नंबर का ऑप्शन हो जाएगा AT। ठीक है। या आवेश की परिभाषा आपने पढ़ी होगी, आवेश वह भौतिक राशि है जिसे अर्जित कर लेने पर कोई वस्तु विद्युतमय हो जाती है और विद्युतीय गुणों को प्रदर्शित करने लगती है। तो इसका जो मात्रक होता है या बीमीय सूत्र होता है AT होता है। ठीक है ना। और इसका मात्रक होता है कूलम, आवेश का मात्रक कूलम होता है, ये भी ध्यान रखिएगा। चलिए इसके बाद हम अगला टॉपिक हमारा आता है स्थिर विद्युत विभव तथा धारिता। सेकेंड यूनिट में ही है आपका ये। तो इसमें देख लेते हैं इसके आपके ओटीओ की आंसर देखें। पहला ओटी विद्युत विभव का मात्रक। तो विभव का मात्रक होता है वोल्ट। ठीक है ना। तो
हम जानते हैं विभव क्या होता है कि एकांक धनावेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में जो कार्य करना पड़ता है उस कार्य को ही बोला जाता है विभव। और विभव भी बराबर होता है आपका आवेश, मतलब कार्य किया गया कार्य बटे आवेश, एकांक आवेश। तो इसको वोल्ट बोला जाता है, जूल प्रति कूलम को वोल्ट बोला जाता है। तो इसका ऑप्शन नंबर तीसरा हो जाएगा, ठीक है ना। अगला सेकंड वाला क्वेश्चन है, पृथ्वी का विद्युत विभव क्या होता है। तो पृथ्वी का विभव कितना होता है, शून्य होता है। चाहे पृथ्वी से कितने भी आप धनावेश ले लें और चाहे उसको कितना ही धनावेश दे दें, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता, इसलिए उसका विभव शून्य होता है। अगला, गोली चालक की दाह्यता का सूत्र कितना होता है। तो गोली चालक की दाह्यता उसकी त्रिज्या के अनुक्रमानुपाती होती है। तो इसका आपका जो आंसर हो जाएगा त्रिज्या वाला 4πε0 टाइम्स, ये कह सकते हैं 4πε0 गुना होती है उसकी दाह्यता। तो इसका ऑप्शन नंबर तीसरा हो जाएगा। चलिए अगला है चौथा ओटी आपका, कि संधारित्रों की प्लेटों के बीच वायु के स्थान पर कोई कुचालक माध्यम भरने से उसकी दाह्यता क्या होती है। तो आपको बता दें, यदि संधारित्र की प्लेटों के बीच वायु के स्थान पर यदि के परावैद्युतांक का कोई कुचालक माध्यम यदि रख दिया जाए तो उसकी दाह्यता होती है ना हमेशा के गुनी हो जाती है, मतलब जितनी पहले दाह्यता उसकी के गुनी हो जाती है। इसका अर्थ है उसकी दाह्यता क्या हो जाती है, बढ़ने लगती है। तो इस प्रकार से किसी कुचालक माध्यम को रखने पर उसकी दाह्यता बढ़ने लगती है। कुचालक माध्यम जैसे अवरक रख दें आप, मोम रख दें या उसमें कागज रख दें, इस प्रकार के कोई माध्यम रख देंगे तो उसकी दाह्यता क्या होती है, वायु के स्थान पर बढ़ जाती है। तो वायु रहती है तब कम रहती है और बाकी इन लोगों को रखने पर बढ़ जाती है। अगला, दो संधारित्रों को श्रेणी क्रम में जोड़ने पर प्रत्येक संधारित्र पर समान होता है। तो ये आपको बताना है कि दो संधारित्र मतलब दो या दो से अधिक संधारित्रों को श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे तो क्या समान होगा। तो जब हम दो या दो से अधिक संधारित्रों को श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं तो उसमें आवेश समान रहता है परंतु विभव का मान बदल जाता है। तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका पहला। तो ऑप्शन नंबर पहला इसका राइट आंसर हो जाएगा। यदि इसी के स्थान पे क्वेश्चन आपको दिया था कि संधारित्रों को समांतर क्रम में जोड़ने पर प्रत्येक संधारित्र पर क्या समान होता है, तो उसमें प्रत्येक संधारित्र में विभव का मान समान हो जाता है और साथ में वहाँ पर आवेश का मान बदल जाता है। तो ये थे आपके चलिए अगली यूनिट पर आते हैं। यूनिट आपके सेकंड यूनिट है जिसमें इसका नाम है धारा विद्युत, और इसमें कितने मार्क्स की ओटियाँ आने आपको मैं बता देता हूँ। तो इसमें एक टिक मार्क क्वेश्चन आएगा, बहुविकल्पी प्रश्न, एक रिक्त स्थान आएगा। कुल मिला के 2 नंबर की ओटियाँ आपको मिलेंगी इसमें से। तो रिक्त स्थान क्या दिए, बहुविकल्पी प्रश्न क्या दिए, उनके बारे में हम पढ़ लेते हैं इस यूनिट में। तो पहला आपको क्वेश्चन दिया, किसी चालक में विद्युत प्रवाह है, मतलब किसी चालक में विद्युत प्रवाह किसके द्वारा होता है या कैसे होता है। तो वो होता है मुक्त इलेक्ट्रॉन प्रवाह को ही क्या बोलते हैं, किसी चालक में विद्युत प्रवाह बोला जाता है। मतलब मुक्त इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह यदि किसी चालक में हो रहा है तो उसमें क्या हो रहा है, विद्युत प्रवाह हो रहा है। अगला, अतिचालक पदार्थ, अगला लिखा है अतिचालक पदार्थ की जो चालकता होती है, अतिचालक मतलब जो अत्यधिक चालकता रखता है, अत्यधिक मतलब कि जिसकी चालकता कितनी होती है, अनंत होती है, तो उसे अतिचालक पदार्थ कहा जाता है। तो अतिचालक पदार्थ की चालकता अनंत होती है। अगला, दो प्रतिरोधों के श्रेणी क्रम में, तीसरा उठिए, संयोजन में प्रत्येक प्रतिरोध में समान क्या होता है। अब अभी हमने पढ़ा था संधारित्र वाला, ऐसे ही इसमें दो प्रतिरोधों के श्रेणी क्रम की बात की गई। तो दो प्रतिरोधों के श्रेणी क्रम में संयोजन में प्रत्येक प्रतिरोध में समान क्या होता है। तो प्रत्येक प्रतिरोध में धारा का मान समान हो जाता है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। परंतु यदि पूछे असमान क्या होता है तो विभवांतर हो जाता है इसका आंसर। ऐसी बात करते दो प्रतिरोधों के समांतर क्रम संयोजन में प्रत्येक प्रतिरोध में समान क्या होता है, समांतर क्रम में यदि श्रेणी क्रम के स्थान पे बात करते हैं तो समांतर क्रम में आपका क्या हो जाता है, विभवांतर समान हो जाता और आपको भिन्न भिन्न क्या होता है, भिन्न भिन्न उसमें धार हो जाती। क्या दिया होता है, समांतर क्रम, श्रेणी क्रम के स्थान पे क्या दिया होता है, समांतर क्रम। ठीक है, तो ये भी ध्यान रखिएगा। अगला, एक तार को खींचकर उसकी लंबाई दोगुनी करने पर उसका प्रतिरोध होगा। तो ये ओटी इम्पोर्टेंट है। तो आपका प्रतिरोध से संबंधित है ये ओटी। यदि लंबाई दोगुनी कर दी जाए किसी चालक तार की तो उसका जो प्रतिरोध हो जाए तो वो हो जाता है 4 गुना हो जाता है। कितना हो जाता है, 4 गुना। तो ऑप्शन नंबर कौन सा, चौथा। चलिए अगला, ओमीय प्रतिरोध है तो हमें बताना है। अच्छा, ओमीय प्रतिरोध क्या होता है, तो वे चालक जो ओम के नियम का पालन करते हैं तो उनके प्रतिरोध को ही हम क्या बोलते हैं, ओमीय प्रतिरोध। जैसे आपका धात्विक चालक होते हैं, ये सब ओम के नियम का पालन करते धातु हैं, जैसे चांदी, तांबा, एल्यूमिनियम आदि।
तो यहाँ पे वही बताना ओमी प्रतिरोध किसका होगा निम्न में से, ऑप्शन में से। तो संधि डायोड, प्रकाश उत्सर्जक डायोड, ट्रांजिस्टर, ये सब अनओमीय प्रतिरोध रखते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, तो तांबे का तार हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है ना। चलिए अगला आते हैं हम, हमारी अगली होती है विद्युत धारा का एसआई मात्रक। तो ये तो आप लोग जानते होंगे, विद्युत धारा का एसआई मात्रक होता है एम्पियर। तो ये थी आपकी कुछ बहुविकल्पी पेड़ यूनिट सेकंड से संबंधित। चलिए इससे संबंधित खाली स्थान को देख लेते हैं। इस यूनिट से संबंधित क्या क्या खाली स्थान थे हमारे पास। तो खाली स्थान की बात करते हैं, तो इसमें सेकंड नंबर खाली स्थान ये है कि विभव मापी की संतुलन की स्थिति में इसका प्रतिरोध कितना होता है। तो विभव मापी की संतुलन की स्थिति में प्रतिरोध की बात की गई है यहाँ पर, ठीक है ना। तो विभव मापी के संतुलन की स्थिति में प्रतिरोध का जो मान होता है ना, अति उच्च होता है। कितना होता है? अति उच्च होता है, ध्यान रखिए। तो इसमें क्या आप भरेंगे? अति उच्च, ऑप्शन भर के आना है इसमें से। अगला जो ओटी है आपकी, अगली ओटी ये है कि किरचॉफ का प्रथम नियम, किरचॉफ का प्रथम नियम खाली स्थान संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित होता है। तो किरचॉफ का प्रथम नियम आपको ध्यान रखना है। किरचॉफ का प्रथम नियम आवेश संरक्षण नियम पर आधारित हो। तो आवेश संरक्षण सिद्धांत आप इसमें भरेंगे, तो आंसर आपका क्या होगा? किरचॉफ का प्रथम नियम आवेश संरक्षण सिद्धांत पर आधारित होता है। अगला है किरचॉफ का द्वितीय नियम खालिस्तान संरक्षण नियम पर आधारित होता है। तो किरचॉफ का द्वितीय नियम ऊर्जा संरक्षण नियम पर आधारित होता है। तो इसका ओटी हो जाएगा, आंसर हो जाएगा ऊर्जा संरक्षण। अगला, मीटर सेतु किस सिद्धांत पर कार्य करता है? खालिस्तान किस सिद्धांत पर काम करता है, कार्य करता है? तो मीटर सेतु व्हीटस्टोन सेतु के सिद्धांत पर कार्य करता है। तो व्हीटस्टोन सेतु के सिद्धांत पर कार्य करता है। तो हमेशा ध्यान रखिए व्हीटस्टोन सेतु पे कार्य करता है। अगला आपका ओटी है विद्युत धारा कैसी राशि है? तो विद्युत धारा कैसी राशि है? आपकी अदिश राशि है। और अगला ओटी है इसी संबंधित विद्युत धारा घनत्व या धारा घनत्व जिसे हम कहते हैं। तो धारा घनत्व कैसी राशि होती है? तो धारा घनत्व आपकी एक सदिश राशि होती है। इसका ऑप्शन हो जाएगा सदिश। अच्छा, एक और इसका पहला नंबर की ओटी जो है वो ये विभव प्रवणता का एसआई मात्रक क्या होता है? तो विभव प्रवणता होता है dB/dx, मतलब विभव का दूरी के साथ परिवर्तन को विभव प्रवणता कहते हैं। तो विभव प्रवणता का एसआई मात्रक वोल्ट अपॉन मीटर होता है, वोल्ट प्रति मीटर जिसे हम कहते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा वोल्ट प्रति मीटर। तो ये हो गया आपका। अगली यूनिट है हमारी यूनिट थर्ड। इसमें लिखा हुआ है यूनिट थर्ड में से कितना संबंधित आना है। तो यूनिट थर्ड में आपको बहुविकल्पी प्रश्नों की बात कर लें, तो इसमें यूनिट थर्ड में आपको बहुविकल्पी प्रश्न में एक प्रश्न आना है, बहुविकल्पी प्रश्न। एक आपका आएगा रिक्त स्थान का प्रश्न, इसके बाद आएगा एक सही जोड़ी का प्रश्न। तो सही जोड़ी का प्रश्न और रिक्त स्थान का प्रश्न और एक बहुविकल्पी प्रश्न, इसमें से 3 नंबर की यूनिट थर्ड में से आपको आना है। तो चलिए बहुविकल्पी प्रश्नों के बारे में बात कर लें। एक गतिमान आवेश उत्पन्न करता है। तो एक गतिमान आवेश जो होता है ना, आपका विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र दोनों को उत्पन्न करता है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा थर्ड वाला ऑप्शन हो जाएगा। तो एक गतिमान आवेश विद्युत क्षेत्र तथा चुंबकीय क्षेत्र दोनों को उत्पन्न करता है। चलिए अगली ओटी है आपकी इसमें यूनिट थर्ड में। निर्वात में स्थित 2 समांतर चालकों में एक ही दिशा में धारा प्रवाहित हो रही है, तब उनके मध्य लगने वाले बल की प्रकृति क्या होगी? मतलब कि 2 समांतर चालक हैं, उनमें एक समान दिशा में धारा प्रवाहित हो रही, तो उसमें प्रवाहित होने वाली जो बल, मतलब उन प्रवाहित होने वाली धारा है एक दिशा में, तब उसमें लगने वाला बल की जो दिशा होगी या प्रकृति जो होगी, तो बल की प्रकृति 2 प्रकार की होती है आपकी। एक प्रकार की बल की प्रकृति होती है जिसमें हम कहते हैं आकर्षण, और दूसरा होता है प्रतिकर्षण। परंतु इसमें चालक में जब समान दिशा में धारा प्रवाहित होती है तो उनमें जो बल की प्रकृति होती है वो होती है आकर्षण। तो इसका ध्यान रखिए, आंसर हो जाएगा आकर्षण। अगला थर्ड, एक आवेशित कण समचुंबकीय क्षेत्र में इसके समांतर प्रवेश करता है, तो कण का पथ कैसा होगा? पथ मतलब कि जब उस पर यदि समांतर प्रवेश करता है तो कण का पथ बताना है, पथ कैसा होगा। तो ध्यान रखिए, जब कोई कण
समचुंबकीय क्षेत्र में समांतर प्रवेश करता है तो उसका जो पथ हो जाएगा सरल रेखीय होता है। और यदि समांतर के स्थान पर आपको क्या लंबवत दे दिया जाए तो उसका आंसर हो जाएगा वृत्तीय। ध्यान रखिए, इंपॉर्टेंट ओटी आवेश कण इस समांतर प्रवेश करता है तो सरल रेखीय, और समांतर है तो सरल रेखीय, और लंबवत दे दें समांतर के स्थान पर तो वो हो जाएगा वृत्तीय। ये ध्यान रखिए, ठीक है। चलिए अगला, एक समान चुंबकीय क्षेत्र में धारावाही लूप पर बल आघूर्ण क्या होता है? तो बल आघूर्ण टाउ बराबर होता है, और टाउ बराबर आपका होता है एम बी साइन थीटा। मतलब कि आपका जो एम होता है द्रव्यमान और बी मतलब चुंबकीय क्षेत्र, उन दोनों का क्या होता है? गुणनफल होता है। कौन सा? सदिश गुणनफल होता है। क्यों? क्योंकि जो आघूर्ण जो होता है ना आपकी सदिश राशि होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा, ठीक है। अगला आता है, किसी चुंबकीय क्षेत्र में धारावाही लूप पर बल आघूर्ण अधिकतम होता है जबकि क्षेत्र और लूप का तल कैसा होता है? मतलब कि धारावाही लूप पर बल आघूर्ण का मान अधिकतम कब होगा और कब होने की शर्त क्या है? मतलब क्षेत्र और लूप पर क्या शर्त लगाएं कि बल आघूर्ण का मान अधिकतम हो जाए? तो बल आघूर्ण का मान अधिकतम होगा तब उस क्षेत्र और लूप का जो तल होगा ना वो कैसा होना चाहिए? समांतर होना चाहिए। तो अधिकतम चाहिए तो आपको क्षेत्र और लूप का तल कैसा करना पड़ेगा? समांतर करना पड़ेगा। तो इसका ऑप्शन नंबर आपका कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा पहला ऑप्शन, समांतर हो, ठीक है। अगला, यदि इसी में न्यूनतम बोला होता कि अधिकतम के स्थान पे क्या बोला होता? न्यूनतम, तो वो इसका आंसर हो जाता लंबवत वाला ऑप्शन हो जाता है। ये ध्यान रखिए। तो इन चीज़ों को बिल्कुल आप ध्यान रखिए, ध्यान से समझिए क्या है, ठीक है। चलिए अगला है आपका रिक्त स्थानों की बात कर लें। तो इसमें रिक्त स्थानों की बात करते हैं हम। तो रिक्त स्थान में सबसे पहला है, चुंबकीय क्षेत्र में गतिमान आवेश पर लगने वाले बल को खाली स्थान कहते हैं। तो चुंबकीय क्षेत्र में जब भी कोई कण गतिमान होता है तो उस पर लगने वाले बल को लॉरेंज बल कहते हैं। लॉरेंज बल कहा जाता है उसको, ठीक है ना। तो चुंबकीय क्षेत्र में गतिमान आवेश पर लगने वाले बल को लॉरेंज बल कहते हैं। चलिए अगला, वही आगे देखिए, लॉरेंज बल का फॉर्मूला आपको बताना है। तो लॉरेंज बल का जो फॉर्मूला होता है वो होता है एफ बराबर क्यू वी बी साइन थीटा। तो लॉरेंज बल का आपका ये व्यंजक हो जाता है क्यू वी बी साइन थीटा। तो इस प्रकार से लॉरेंज बल का फॉर्मूला हो जाएगा एफ बराबर क्यू वी बी साइन थीटा। अगला, एक आदर्श वोल्टमीटर का प्रतिरोध कितना होता है? तो आदर्श वोल्टमीटर का जो प्रतिरोध होता है ना वो होता है आपका अनंत। आदर्श वोल्टमीटर का प्रतिरोध होता है अनंत, ठीक है। अगला है, एक आदर्श अमीटर का प्रतिरोध कितना होता है? अमीटर में प्रतिरोध कितना होता है? तो एक आदर्श अमीटर का प्रतिरोध होता है 0। ध्यान रखिएगा, ये 0 होता है ना। चलिए अगला, किसी पदार्थ को चुंबकीय क्षेत्र में चुंबकन अर्जित करने के सामर्थ्य को खालिस्तान कहते हैं। तो किसी पदार्थ को चुंबकीय क्षेत्र में उस पर जैसे चुंबकन अर्जित कर लेता है तो उसके उस गुण को या सामर्थ्य को, शक्ति को बोला जाता है चुंबकत्व। क्या बोला जाता है? चुंबकत्व बोला जाता है, ठीक है ना। तो किसी पदार्थ की चुंबकीय क्षेत्र में चुंबकत्व अर्जित कर लेने के सामर्थ्य को चुंबकत्व कहा जाता है। तो ये हो गए आपके विभिन्न प्रकार के खालिस्तान, जो कि 1 नंबर का इनमें से आना है। चलिए अगला आपकी है खालिस्तान नहीं, इसके बाद है आपका सही जोड़ी। तो सारी सही जोड़ी को लगा लेते हैं। तो इसमें क्या क्या दिया है? एक तरफ दिया है प्रथम स्तंभ में चुंबकीय क्षेत्र, चुंबकीय आघूर्ण, चुंबकनशीलता और ऐंठन नियतांक। तो इनके बारे में बताना, इनका आंसर क्या? तो चुंबकीय क्षेत्र का जो मात्रक होता है, ये मात्रक दिए हो इस तरफ, चुंबकीय क्षेत्र का जो मात्रक होता है वो होता है टेस्ला। क्या हो जाएगा आपका? चुंबकीय क्षेत्र का जो मात्रक होता है वो हो जाता है टेस्ला। अगला दिया हुआ है चुंबकीय आघूर्ण। तो चुंबकीय आघूर्ण अभी हमने ऊपर पढ़ा था, इसका मात्रक हो जाता है AM²। क्या हो जाएगा? AM², ठीक है ना। चुंबकीय आघूर्ण बोले हैं, चुंबकीय बल आघूर्ण बोले, बात एक ही है। अगला आपका बोला गया है कि चुंबकशीलता का मात्रक क्या होता है? तो चुंबकशीलता का जो मात्रक होता है ना वो हो जाता है टेस्ला मीटर एम्पियर की पावर -1। थोड़ा सा मिसप्रिंट है, इसको सही करें, TM A की पावर -1 होती है, ठीक है ना। और आखिरी ऐंठन नियतांक का जैसा ही मात्रक हो जाता है वो न्यूटन मीटर रेडियन की घात -1।
तो इस प्रकार से आपने ओटी देखी। तो एक बार और ओटी को मैं आपको टिक मार्क नोट कर लीजिएगा। तो पहले का हो जाएगा दूसरा, और आपका दूसरे का हो जाएगा चौथा, और तीसरे का आपका हो जाएगा पहला, और ऐठन नियतांक का हो जाएगा आपका तीसरा। तो इस प्रकार से आपकी ये ओटी कंप्लीट हो गई थर्ड यूनिट की। चलिए अगला हमारा ये यूनिट 4 में आपको बता दीजिए, देख लीजिएगा कितने नंबर की ओटी आनी है। तो एक टिक मार्क क्वेश्चन है 1 नंबर का, और 1 नंबर का रिक्त स्थान आना है। तो जो आपके सामने विभिन्न प्रकार के क्वेश्चन बैंक में रिक्त स्थान और बहुविकल्पी प्रश्न, उनके टिक कर लेते हैं हम, क्या क्या इनके आंसर्स होंगे। चलिए आइए, पहला क्वेश्चन है आपका विद्युत चुम्बकीय प्रेरण में। अच्छा, आपको ये बता दें, जो आपकी चौथी यूनिट है उसमें दो आपकी जो चैप्टर है, पहला ये लिखा हुआ है विद्युत चुम्बकीय प्रेरण और दूसरा लिखा हुआ है प्रत्यावर्ती धारा। तो इन दोनों से संबंधित 2 ओटियाँ आनी है, एक रिक्त स्थान और एक आपका बहुविकल्पी प्रश्न। तो पहला है आपका ये विद्युत चुम्बकीय प्रेरण में प्रेरित विद्युत भाग बल निम्न से स्वतंत्र होता है। तो किससे स्वतंत्र नहीं होता है या किस पे निर्भर नहीं करता, वो कुंडली के प्रतिरोध पर निर्भर नहीं करता है, और किस किस पे फ्लक्स पे करता है। फ्लक्स मतलब कि आप जानते हैं फैराडे के विद्युत चुम्बकीय प्रेरण से समय पर भी करता है, फेरों की संख्या पर भी करता है, बाकी कुंडली के प्रतिरोध पर निर्भर नहीं करता। अगला ये कि स्वप्रेरकत्व का मात्रक क्या होता है, हेनरी होता है, एसआई मात्रक हेनरी। अगला आपका चुंबकीय फ्लक्स का एसआई मात्रक क्या होता है, तो चुंबकीय फ्लक्स का एसआई मात्रक होता है आपका वेबर। चुंबकीय फ्लक्स का एसआई मात्रक वेबर होता है। अगला भंवर धाराओं का उपयोग किया जाता है। तो भंवर धाराओं का उपयोग धारामापी रुद्धद्वार बनाने में किया जाता है। रुद्धद्वार मतलब जल्दी से रुक जाए, उसके जो कांटे होते हैं उसमें जो मीटर लगा होता है वो जल्दी से उसका कांटे रुक जाए। चाल मापी में भी इसका उपयोग किया जाता है। विद्युत वेग में भी इसका उपयोग किया जाता है। जो इसका आंसर जो हो जाएगा उपरोक्त सभी। चलिए अगला है आपका लेंज का नियम किस नियम पर आधारित है। तो लेंज का नियम जो होता है ना, ऊर्जा संरक्षण नियम पर आधारित होती है कि इसमें तो ना तो ऊर्जा नष्ट होती है, ना ही उसका निर्माण किया जा सकता है, बल्कि एक रूप से दूसरे रूप में उसे बदला जा सकता है। अगला ये आपका एक कुंडली की कुल लंबाई को अपरिवर्तित रखते हुए कुंडली में फेरों की संख्या को कितनी कर दी जाए, दुगनी कर दी जाए, तो उसका स्वप्रेरकत्व कितना गुना हो जाता है। मतलब लंबाई को अपरिवर्तित रख रहे हैं और फेरों की संख्या को क्या कर दें, दुगनी कर दी जाए, तो उसका स्वप्रेरकत्व कितना हो जाता है। तो उसका स्वप्रेरकत्व जो होता है 4 गुना हो जाता है। तो इसका ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, पहला, क्योंकि स्वप्रेरकत्व का यदि फॉर्मूला देखें तो कुंडली में फेरों की संख्या के वर्ग के अनुक्रमानुपाती होता है स्वप्रेरकत्व एल का मान, इसलिए उसका स्वप्रेरकत्व यदि फेरों की संख्या दुगनी कर दें तो उसका स्वप्रेरकत्व 6 गुना हो जाता है। अब हम इसके खालिस्तान देख लेते हैं कि इस यूनिट से खालिस्तान कौन कौन से, जो पहला चैप्टर विद्युत चुम्बकीय प्रेरण है उससे संबंधित खालिस्तान की बात कर लेते हैं। चलिए पहला खालिस्तान विद्युत चुम्बकीय युक्तियों ये जो डिवाइस होती है उनमें खालिस्तान के प्रभाव को कम करने के लिए क्रोड को पटलित बनाया जाता है। तो किसके प्रभाव को, भंवर धाराओं के प्रभाव को कम करने के लिए क्रोड को कैसा बनाया जाता है, पटलित बनाए। क्यों, भंवर धाराएं विद्युत ऊर्जा को ऊष्मीय ऊर्जा के रूप में नष्ट कर देती हैं, इसलिए क्रोड को कैसे बनाया जाता है, पटलित। अगला चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन की दर खालिस्तान के अनुक्रमानुपाती होती है। तो चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन की दर जो आपका फैराडे के नियम है उसके आधार पर प्रेरित विद्युत भाग बल के अनुक्रमानुपाती होती है। मतलब प्रेरित विद्युत वाहक बल के अनुक्रमानुपाती होती है, ईएमएफ जिसे हम कहते हैं इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। अगला स्वप्रेरकत्व लिखा हुआ है इसमें। तो स्वप्रेरकत्व किसी कुंडली के खालिस्तान की माप है। तो स्वप्रेरकत्व किसकी माप होती है, किसके लिए मापने में स्वप्रेरकत्व का इस्तेमाल करते हैं। तो स्वप्रेरकत्व किसी कुंडली में धारा के मान में परिवर्तन के विरोध की माप है, परिवर्तन के विरोध की माप है। तो आपसे पूछा जाए स्वप्रेरकत्व तो क्या होता है, तो स्वप्रेरकत्व किसी कुंडली के धारा में परिवर्तन के विरोध की माप होती है। ठीक है, चलिए अगला इसमें इस यूनिट का जो इस यूनिट में जो चैप्टर है उसका आखिरी क्वेश्चन है, पहला चैप्टर, उसमें प्रत्यावर्ती धारा जनित्र खालिस्तान के सिद्धांत पर कार्य करता है। तो हम कौन सा चैप्टर पढ़ रहे हैं, विद्युत चुम्बकीय प्रेरण। तो प्रत्यावर्ती धारा जनित्र विद्युत चुम्बकीय
चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। तो ये थी हमारी इस चैप्टर की। चलिए अगला है हमारा इसका सेकंड चैप्टर 4th यूनिट का, उसमें की बात कर लेते हैं। तो उसमें आपको बता दें, इसमें दोनों चैप्टर मिला के टोटल 2 नंबर की ओटी आना है, ठीक है। चलिए अब आते हैं इसकी प्रत्यावर्ती धारा, जो आपका सेकंड चैप्टर है उसकी ओटियों की बात कर लें। तो उसकी ओटी में पहला ओटी, एक संधारित्र अपने में से गुजरने देता है। तो एक संधारित्र अपने में से केवल एसी अल्टरनेट करंट को ही गुजरने देता है, डीसी डायरेक्ट करंट को नहीं, ना तो दोनों को, ठीक है। तो सिर्फ आपका सेकेंड ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। चलिए अगला है आपका प्रतिघात का मात्रक। तो प्रतिघात जो होता है एक प्रकार का ओम, मतलब प्रतिरोधी होता है, तो इसका प्रतिघात का मात्रक हो जाएगा आपका ओम। चलिए अगला तीसरा है, भारत में घरों में दी जाने वाली विद्युत धारा की आवृत्ति कितनी होती है। तो भारत में घरों में दी जाने वाली विद्युत धारा की आवृत्ति 50 हर्ट्ज होती है, ठीक है ना। 50 हर्ट्ज का अर्थ है कि 1 सेकंड में 50 चक्कर लगाती है, ठीक है ना। तो इसलिए इसकी आवृत्ति कितनी होती है, 50 हर्ट्ज होती है। अगला, ऊंचाई ट्रांसफार्मर में राशि बढ़ती है, मतलब कि ऊंचाई ट्रांसफार्मर में कौन सी राशि का मान बढ़ता है। तो ऊंचाई ट्रांसफार्मर में किसका मान बढ़ता है, विभव का मान बढ़ता है। तो ऊंचाई ट्रांसफार्मर वोल्टता के मान को बढ़ाता है और धारा के मान को कम करता है। और इसी अपचाई लिखा होता तो अपचाई ट्रांसफार्मर वोल्टता के मान को कम करता है, धारा के मान को बढ़ाता है। चलिए अगला है आपका रिक्त स्थान देख लें। इसमें एलसी परिपथ में धारा और विभवांतर के मध्य कितने का कलांतर होता है। तो एलसी परिपथ में धारा और कलांतर के मध्य ±π/2 का कलांतर होता है। कितना कलांतर होता है, ±π/2 का कलांतर होता है। अगली आपकी जो खाली स्थान वो ये है, किसी प्रत्यावर्ती, दूसरा खाली, किसी प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में जो आपका धारा का वर्गमूल मान होता है और जो आपका शिखर मान होता है, उनमें क्या संबंध होता है। तो I0 IRMS में संबंध क्या होता है, वही संबंध ही होता है I0 = √2 IRMS। तो ये होता है धारा के शिखर मान और वर्गमूल मान में संबंध, I0 = √2 IRMS। तो ये संबंध होता है, तो ये लिख के आना है इसमें, ठीक है। अगला है, एक पूर्ण चक्र में प्रत्यावर्ती धारा का औसत मान कितना होता है। तो एक पूर्ण चक्र में प्रत्यावर्ती धारा का औसत मान 0 होता है। कितना लिख के आएंगे, 0 होता है, क्योंकि कुल धारा वहाँ पे क्या हो जाती है, एक चक्र में एक दिशा में और दूसरे चक्र में विपरीत दिशा में होने के कारण 0 हो जाएगा टोटल। अगला तीसरा जो चौथा ओटी है आपका, उसकी बात कर लेते हैं कि ऊंचाई ट्रांसफार्मर की प्राथमिक कुंडली में फेरों की संख्या द्वितीयक कुंडली की तुलना में कैसी होती है, कम होती है। मतलब ऊंचाई ट्रांसफार्मर में जो प्राथमिक कुंडली में फेरों की संख्या होती है ना, वो द्वितीयक कुंडली में फेरों की संख्या से कम होती है। इसके विपरीत जाएं, अपचाई ट्रांसफार्मर में फेरों की संख्या जो होती है प्राथमिक कुंडली में द्वितीयक कुंडली के फेरों की संख्या से क्या होती है, ज़्यादा होती है। तो ये थे हमारा पार्ट 1, जिसमें आपको 4 यूनिट तक की ओटियाँ सॉल्व करवाई गई हैं। इसके बाद आपको विभिन्न प्रकार की जो आपकी 5th, 6th और 9 यूनिट तक जो भी बची हुई ओटियाँ, उनका सॉल्व अगले हमारी जो वीडियो का सेकंड पार्ट है उसमें सॉल्व कराया जाएगा। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।